गुड मॉर्निंग किड्स। एमएससी फिशरीज। हमने एक्वाकल्चर के बारे में बात करी थी। और एक्वाकल्चर कोई भी चीज़ पानी में, फ्लोरा या फौना, उस नेचुरल एनवायरनमेंट में, और उसको ह्यूमन बीइंग के रूप में, ह्यूमन बीइंग के खाने में या किसी भी काम में लिया जाए तो एक्वाकल्चर आर्टिफिशियल हो सकता है और नेचुरल हो सकता है। इसके कई टाइप हैं। तो आज हम बात करेंगे कितने टाइप का और किस तरह का एक्वाकल्चर होता है। और ये देखें, ऊपर से कवर्ड है और ये नीचे पानी के टैंक है। और ये जो टाइप का कल्चर है दैट इज़ नोन एज द एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर। इसको डिफरेंट सब पॉइंट में डिवाइड किया गया है। इंट्रोडक्शन, करेक्टरिस्टिक, फूड, मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, और कंपैरिजन और रेफरेंसेस। एक्वाकल्चर, जहाँ भी पानी है वहाँ एक्वाकल्चर किया जा सकता है। तो अगर समुद्र में किया जाता है तो मैरीन, और फ्रेश वाटर के अंदर किया जाता है तो फ्रेश वाटर स्पीशीज। एक्वाकल्चर, एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर, सेमी इंटेंसिव एक्वाकल्चर एंड द इंटेंसिव एक्वाकल्चर। 3 तरह के एक्वाकल्चर पाए जाते हैं: एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव एंड इंटेंसिव एक्वाकल्चर। एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर culture and rearing in which human intervention is concentrated on the reproduction of the stock in addition to capture। पकड़ने के सिवाय उनका जो इंटरवेंशन है या बीच में जो अवरोध है या जो कंट्रोल है वो रिप्रोडक्शन पर भी रहता है, रिप्रोडक्शन पर रहता है। तो इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? मेंस फूड सालमन के अंदर और ऑयस्टर को के अंदर, सालमन को भी पकड़ लेते हैं और ऑयस्टर को भी निकाल के लेके आते हैं समुद्र से, और फ्रेश वाटर। तो इनके रिप्रोडक्शन पे और इनके ग्रोथ पे इंडस्ट्री में एल्गो कल्चर, एल्गी का अगर कल्चर किया जाए तो, और प्लेजर, स्पोर्ट फिशिंग एंड द पर्ल कल्चर। स्पोर्ट फिशिंग के अंदर जो भी मछलियाँ गैमलिंग में या मछली पकड़ने के अंदर, इसकी जब मछली को पकड़ने की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर स्पोर्ट फिशिंग, जब लाइन से, हुक से और डिफरेंट मेथड से मछली को पकड़ा जाता है, दैट इज नोन एज द स्पोर्ट फिशिंग। एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर में नॉट रिले ऑन द एक्सेसिव वर्किंग इन द ग्रोइंग प्रोसेस। कोई ऐसा जो कल्चर चल रहा है जहाँ मछलियाँ हैं या कोई समुद्री जीव है, वहाँ पर कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। द स्टॉक इज़ लेफ्ट टू ग्रो। जो भी आपने पकड़ा है, जो भी एक्वेटिक प्रोडक्ट आपने निकाले हैं, पकड़ के लाए हैं, या उसी नेचुरल एनवायरनमेंट में उनको जाल के अंदर टैंक के रूप में रखा है, वो उनको केवल पकड़कर छोड़ दिया जाता है। और यूटिलाइजिंग नेचुरल फूड सोर्सेस, उसी वातावरण में, उसी जगह पर उनको नेचुरल फूड के ऊपर, जो वहाँ पर उपलब्ध फूड है उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। फिश चूजन फॉर द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर आर द वेरी हार्डी। ऐसी जातियाँ जिनको पकड़कर केवल पिंजरों में और जालों में छोड़ दिया जाता है, वो बहुत, दे आर द वेरी हार्डी, आसानी से नहीं मरती है। और उनको आप विषम परिस्थितियों में भी रखेंगे तो भी उनको
लाइफ की कोई थ्रेटनिंग नहीं होगी, वो वहाँ आराम से रहेगी, जो भी अवेलेबल फूड है वो खाएगी और अपना जीवन काल पूर्ण करेगी। इसके अंदर प्रॉन्स हैं, मसल्स, यूनियो, सीवीड्स, समुद्र में पाई जाने वाली ऐसी घास जो कि आदमी के लिए या आदमी के द्वारा डिफरेंट जानवर या दूसरे कामों में काम में ली जाती है, कार्प्स, सारी कार्प मछलियाँ, तिलापिया, ट्यूना एंड सालमन, इन सभी को आसानी से एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर के रूप में यूज़ किया जा सकता है और ये दे आर वेरी हार्डी और इनसे प्राप्त होने वाला लाभ काफ़ी अच्छा है, इसलिए इनको सबको एक्वाकल्चर, एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर के रूप में काम में लिया जा सकता है। Characteristic of the extensive aquaculture. Food supply, utilize natural photosynthetic production of the food. जो भी पानी के अंदर एल्गी है, प्लैंकटन है, मोलस्का है, क्रस्टेशियन है, ये सभी चीज़ें एज ए फूड वो मछलियाँ काम में ले लेती है और वहाँ पे पाए जाने वाले इंसेक्ट, उनसे प्राप्त लार्वा और स्नेल और वर्म्स को भी खाने के काम में ले लेती है। सर्टन प्रोड्यूसर प्रोवाइड एडिशनल फीड, कुछ प्रोड्यूसर जो एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर करते हैं वो ऊपर से अलग से आर्टिफिशियली फूड भी देते हैं और ये आर्टिफिशियली फूड एक्स्ट्रा ग्रोथ देती है, जैसे कार्प के अंदर मिक्स फार्मिंग विद अदर स्पीशीज, दैट इज़ द वाइट फिश, कैट फिश। और मिक्स फार्मिंग से ये होता है कि जो भी अवेलेबल फूड है वो सभी फूड अलग अलग लेवल पर सभी मछलियों के द्वारा उस पानी में काम में ले लिया जाता है, जिससे कि फूड का कोई नुकसान नहीं होता है और कम से कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। वाटर मैनेजमेंट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द टाइडल फ्लक्चुएशन। वहाँ पर ज्वार भाटा, पानी की वेव्स कैसी है, उससे डिपेंड करता है कि वहाँ पर आपको कितना मैनेज करना है और किस तरह से फूड वहाँ पर वेव के द्वारा आएगा। वाटर चेंजेस इज़ अफेक्टेड थ्रू द टाइडल मीन्स, कैसे? न्यू वाटर इज़ लेट इन ओनली ड्यूरिंग द हाई टाइड। जब ज्वार आता है तो उसके साथ साथ पानी भी अंदर आ जाता है और जब पानी अंदर आ जाता है तो अपने साथ में खूब सारी फूड, जो भी एल्गी है, छोटे ऑर्गेनिजम्स है, सब लेके आता है। और जब ज्वार चला जाता है और पानी अंदर भर जाता है और भाटे के टाइम पर जब पानी दूर है समुद्र से, तो ऐसे टाइम पे एक्सिस पॉन्ड के अंदर से ऐसी कई सुविधाएं होती है जिससे कि उस पॉन्ड को खाली किया जा सकता है। जब भाटे का हो, पानी दूर हो, तो पानी का लेवल समुद्र का दूर है तो उसमें से पॉन्ड में से पानी को निकाला जा सकता है। क्या क्या सूटेबल रीजन है? अनडेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, साउथ ईस्ट एशिया, हमारा कंट्री भी उसी में आता है जहाँ पर कि रिसोर्सेज पूरे नहीं है, वहाँ पर इसको काम में लिया जा सकता है। एरिया ऑफ द कोस्टल मैंग्रोव स्वाम्प्स, जहाँ पर मैंग्रोव्स हैं, दलदल हैं, मार्शेस हैं, और एस्चरी वो वाला पार्ट जहाँ पर समुद्र का पानी, खारा पानी और मीठा पानी आपस में मिलता है, उस पार्ट को एस्चरी कहते हैं। और ऐसी ज़मीन जो किसी दूसरे पर्पस के काम में, खेती के काम में नहीं ली जा सकती, उस जगह को एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर के रूप में काम में लिया जा सकता है। इंडोनेशिया एक एग्जांपल है जिसने लगभग 6 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 60 लाख एकड़ ज़मीन को एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर के रूप में यूज़ किया
और उससे आमदनी कई गुना खेती दर किसानों की, और वो जो एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर करते हैं उनको खूब लाभ मिल सकता है छोटे से इनपुट के कारण। स्टॉकिंग एंड प्रोडक्शन, लो स्टॉकिंग डेंसिटी, 5000 से 10,000 श्रिम्प पोस्ट लार्वा, 5000 से 10 पर हेक्टेयर पर क्रॉप रख सकते हैं। द पॉन्ड यूज टू एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर आर यूजुअली मोर देन 2 हेक्टेयर एंड मे बी शेलो। कोई अगर नेचुरल खुदा हुआ है तो केवल आपको वॉल बनानी है और जाल लगाना है, आपको वहाँ पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्शन इज जनरली लो एट लेस देन 1 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल आपने ज़मीन को इस लायक बनाया कि वहाँ पानी इकट्ठा कर रहे, तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो लो होता है 1 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। एडवांटेज ऑफ द एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर, कैन बी अंडरटेकन इन द एग्जिस्टिंग फार्म डैम। कहीं डैम है पानी का और अब काम में नहीं आ रहा है या ऐसा ज़्यादा उपयोग में नहीं है, उसको काम में ले सकते हैं। नेगेट्स द नीड फॉर द कॉस्टली बिल्ट स्ट्रक्चर्स, ज़्यादा कॉस्टली स्ट्रक्चर बनाने का ज़रूरत नहीं है। द लो ओवरहेड एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू द नो फीडिंग एंड द एरेशन रिक्वायरमेंट। वहाँ पर आपको आर्टिफिशियल फीड कुछ डालना नहीं है। मछली को ज़िंदा रखने के लिए जैसे टैंक के अंदर हम जो घर पे फिश टैंक बनाते हैं उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें डालनी पड़ती है, एरेटर लगाना पड़ता है, फीडिंग करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है और मछलियों का ध्यान रखना पड़ता है, टाइम टाइम से खाना देना पड़ता है। वो सब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ता है। इसके कारण जो खर्चे हैं वो प्रोडक्शन कॉस्ट की बिल्कुल भी कम हो जाती है। लो लेबर कॉस्ट, आपको लेबर की कोई कॉस्ट नहीं देनी है। लो स्टॉकिंग डेंसिटी, वहाँ पर अगर पानी के साथ एनिमल ज़्यादा आ रहे हैं तो कम डेंसिटी रहेगी, कम आ रहे हैं तो, और हो सकता है कि आप आर्टिफिशियली भी वहाँ पर एनिमल को डाल सकते हैं, पर मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। लेस अटेंशन टू वाटर क्वालिटी इशू एंड द स्टॉक मॉनिटरिंग। पानी का तो जो आसपास का पानी है, समुद्र का पानी है या एस्चुरी का पानी है, उसी की क्वालिटी आपके पानी की क्वालिटी रहेगी। अलग से कोई मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। और many other uses of the waterway such as the recreational boating and the fishing। अगर आपके पास में बड़ा फार्म है तो वहाँ पर उस जगह पर बोटिंग के लिए, खेलने कूदने के लिए और मछली पकड़ने के लिए आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा।